ये घोटाला हुआ 16 के अंदर माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी उस समय स्पीकर नहीं थे जी, उन्होंने ही सरकार को पत्र लिखा। मैंने पहली सरकार देखी है जो स्पीकर साहब के आदेश भी नहीं मान रही जी, मुख्यमंत्री के आदेश नहीं मान रही, वो सच उजागर कर रहे हैं। अपना पराया कोई नहीं होता जी। स्पीकर साहब की पोस्ट बड़ी महत्वपूर्ण होती है, न्याय की पोस्ट। गवर्नमेंट जंगल राज है, कानून व्यवस्था पे तो चर्चा थी जिसमें मैंने बात उठाई। 1 जून 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑर्डर कर दिए सीबीआई। नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। आपको पता होगा एनआईटी के विधायक हैं नीरज शर्मा। विधानसभा में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने कपड़े तक त्याग दिए थे, धोती कुर्ता पहनकर वो पहुंचे थे, वस्त्र भी त्याग दिए थे। भ्रष्टाचार का मुद्दा था, सरकार को घेरने का काम किया था। उसके बाद काली भेड़ के मुद्दे पर खुद की पार्टी को भी घेरा, क्योंकि वहां पर भी भ्रष्टाचार की बू आ रही थी। अब उन्होंने एक नया मुद्दा छेड़ा है विधानसभा में। उन्होंने जो आउटसीज का मुद्दा है, विस्थापित प्लॉट बांटे गए थे पंचकुला में, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर मुख्यमंत्री भी सीबीआई जांच के लिए लिख चुके हैं। 2 बार वो रिजेक्ट हो चुका है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ विधायक जी मौजूद है। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। विधायक जी, मुद्दे उठाते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल पंचकुला का प्लाट विस्थापन वाला मुद्दा आपने उठाया। क्या लगता है कि सरकार इस पूरे घोटाले को उजागर करने में संजीदा नहीं है या अपने अधिकारियों को, नेताओं को बचा रही है? देखिए, कहती ना सरकार, कहना बड़ा आसान है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और जब आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ चलता है ना जी, तो जो सरकार भ्रष्टाचारी होती है कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी जुड़ जाती है जी, और फिर वो लीपापोती की कोशिश करती है। देखिए, इस घोटाले के अंदर 2015 में ये घोटाला हुआ। 16 के अंदर माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी उस समय स्पीकर नहीं थे जी, उन्होंने ही सरकार को पत्र लिखा इसकी सीबीआई जांच करा दी जाए। 4 साल ये मामला ठंडे बस्ते मेरा। 2020 में 19 के एंड में ज्ञानचंद गुप्ता जी स्पीकर बन गए और लास्ट सेशन में कानून व्यवस्था पे हमारी चर्चा थी, कॉलिंग अटेंशन था। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, घटना होने से कोई नहीं रोक सकता, घटना के बाद सरकार एक्शन क्या लेती है बड़ा महत्वपूर्ण होता है जी। 2020 में माननीय अध्यक्ष महोदय ने लिखा कि इसकी सीबीआई जांच हो। अच्छा, कानून व्यवस्था स्टेट में ठीक कैसे होगी? अरे हमारी कोई बात ना मानी जाए, हम स्पीकर साहब के पास जाएंगे और वो हमारी हितों की रक्षा करते हैं। ये मैंने पहली सरकार देखी है जो स्पीकर साहब के आदेश भी नहीं मान रही जी, मुख्यमंत्री के आदेश नहीं मान रही। स्पीकर साहब के एक चिट्ठी पे कार्रवाई हुई। टोटल 129 प्लॉट थे जी। सर्च कमेटी ने 49 लोगों को छांटा कि भाई ये योग्य हैं इसके, और हेरा फेरी करने वाले भ्रष्टाचारियों ने 13 प्लॉट और 13 पर्ची डाल के खुर्द-बुर्द कर दिए जी, और वो प्लॉट भी विद इन टाइम रीसेल हो गए। स्पीकर साहब कह रहे हैं जी। कोई छोटी मोटी बात होती तो वो भी इग्नोर कर जाते, कोई बहुत बड़ी बात है जब भी कोई स्पीकर अपनी सरकार के खिलाफ खुद ही तभी अपनी सरकार को घेर रहे हैं। घेर नहीं रहे हैं, वो सच उजागर कर रहे हैं। अपना पराया कोई नहीं होता जी। स्पीकर साहब की पोस्ट बड़ी महत्वपूर्ण होती है, न्याय की पोस्ट। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि नीरज शर्मा और स्पीकर साहब मिलके ही इस पूरे घोटाले को उजागर करें, जांच बिठाई जाए? आप स्पीकर साहब से मिले इस हाँ, नहीं, स्पीकर साहब ने तो खुद ही पत्र लिखा। आप व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहेंगे उनसे? क्यों? अरे क्यों कमाल कर रहे हो, व्यक्तिगत तौर पर? क्योंकि आप 2 व्यक्ति हैं जो इस पूरे घोटाले को उठाए हुए हैं, इसको उजागर करना चाहते हैं। हमारे माई बाप हैं स्पीकर साहब, हमारे कोई परिवार की भी समस्या है तो हम तो उसके लिए भी जाएंगे, हक है हमारा जी। स्पीकर साहब इज द गार्जियन ऑफ ओवर हाउस, हमारे गार्जियन है, वो हमारे माता पिता तुल्य हैं। तो अध्यक्ष महोदय तो छोड़ो साहब जी, मुख्यमंत्री ने फाइल पे 2 बार ऑर्डर कर दिए हैं इस केस में कि इसकी सीबीआई जांच हो। जी बिल्कुल। मैं दर्शकों को बता दूं कि बड़े विडंबना की बात है, कांग्रेस जब भी कोई मुद्दा उठाती है, भ्रष्टाचार को सरकार के सामने लेकर आती है, चाहे वो विधानसभा है, सड़क पर है, तो सरकार, भाजपा सरकार, गठबंधन की सरकार ये कहती है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, लेकिन
नीरज शर्मा जो विधायक है एनआईटी फरीदाबाद के, वो तथ्यों के साथ बात करते हैं और वो बात करते हैं जो घोटाला हुआ है उसी पर बात करते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री की बात सुनी नहीं जा रही है, तो स्पीकर की नहीं सुनी जा रही। तो क्या वाकई में जो कांग्रेस कहती है कि सरकार नाम की चीज नहीं है, हरियाणा है ही नहीं भाई साहब, गवर्नमेंट जंगल राज है। कानून व्यवस्था पे तो चर्चा थी जिसमें मैंने बात उठाई। 1 जून 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑर्डर कर दिए सीबीआई को कागज दे दो। तो हरियाणा में मुख्यमंत्री से बड़ा कोई है? भ्रष्टाचारी, जिनके आगे मुख्यमंत्री जी भी घुटने टेक देते हैं जी। 1 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री जी ने पुनः कागज दे दिए, फाइल यहाँ से वहाँ घुमा दी, वहाँ से वहाँ दी। मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी, आप तक मेरी आवाज़ जा रही हो, सबसे पहले तो आप उन अफसरों पे कार्रवाई करो जिन्होंने आपके आदेश नहीं माने, या वो सारे अफसर मिलकर मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जाओ कि मुख्यमंत्री ने गलत आदेश करे। दोनों में से एक चीज सत्य है, या तो मुख्यमंत्री जी के आदेश सत्य है या अफसरों ने उन आदेशों को नहीं माना, ये बात सत्य है। दोनों चीजें नहीं हो सकती कि या तो मुख्यमंत्री जी ने आदेश गलत दे दिए हो या अफसरों ने फाइल गलत मूव कर दी हो। उसके बाद फाइल गायब हो जाती है जी। फाइल की लास्ट लोकेशन कहाँ है? PA to DGTCP, PA to DGTCP, जबकि वहां जानी ही नहीं चाहिए फाइल। वहां जानी नहीं चाहिए, फाइल जानी चाहिए डायरेक्टर जनरल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के पास। एक तरफ आप कहते हैं टाउन कंट्री प्लानिंग को हम बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आप। वो CFMS का रिकॉर्ड देखिए, जो सेंट्रल फाइल मूवमेंट सिस्टम बढ़ाया है, करोड़ों रुपया लगा है उसके अंदर। विधायक जी, आप ब्यूरोक्रेट्स की बात करते हैं, क्या ब्यूरोक्रेट्स इतना अपने आप में सक्षम, इतना बड़ा हो गया कि वो सब इतने बड़े घोटाले को अंजाम दे सकता है? क्या इसमें पॉलिटिकल एंगल हो सकता है, कोई नेता की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? ये तो निष्पक्ष जांच हो तो पता लगे, सीबीआई को कागज जाए, लेकिन जांच हो कैसे? यहाँ तो मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिए उसकी पालना नहीं हो पा रही है। जांच ही नहीं हो रही। और फिर क्या होता है कि जब सत्ता में बैठे शीर्ष लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं तो वो अफसरों कैसे हाथ दबा के कहते हैं यार कर देना, ऊपर से बड़ा प्रेशर है जी। फिर अफसर भी कहता है यार 2 काम इसके गलत कर रहे हैं, 10 तू अपने भी कर ले। फिर मुख्यमंत्री कहता है कार्रवाई करूंगा, सरकार कहती है हाँ बहती गंगा में सब हाथ धो ही जा रहे, सब हाथ धो ही जा रहे। जी जी। फिर वो कहता है जी ये भी तो 2 काम आपने करवाए थे। फिर जुबान चुप हो जाती है जी। कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। ये तो कुछ नहीं, अभी तो एक और मैं घोटाले पे रिसर्च कर रहा हूं, बताऊंगा आपको। सीए जी ने अभी उस पर जांच चल रही है आपकी, मेरी जांच। देखिए मैं एक चीज मैं बता दूं आपको, मैं कोई भी वेग इल्जाम सरकार पे नहीं लगाता, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। मेरे पास जो कागज आते हैं मैं पहले खुद संतुष्ट होता हूँ, उसके बाद उन कागजों को मैं स्टडी करता हूँ। पूरी रिसर्च टीम है, उसमें मेरे साथ हरियाणा के विभिन्न हिस्सों से भ्रष्टाचार के खिलाफ जो युवा पीढ़ी जंग लड़ना चाहती है वो आरटीआईयाँ लगाती है, कागज इकट्ठे करते हैं। शर्मा जी को भी डर नहीं लगता, क्योंकि आप खुलकर खिलाफत करते हैं भ्रष्टाचारियों के, और एक उसके पीछे एक पूरी लॉबी है, कभी डर नहीं लगता आपको? जापे कृपा राम की हुई, तापे कृपा करे हर कोई। मैं राम जी का भक्त हूँ, राम जी का सेवक हूँ, मैं राम कथा करता हूँ। लेकिन उससे पहले तो इंसान भी है ना। कोई बात नहीं, आप बाद में पहले कोई इंसान बात है। नहीं। घर वालों को चिंता आपके भी रहती होगी, वो कभी देखिए, कहते नहीं कि इन मुद्दों को क्यों आप प्रमुखता से उठाते? आपकी पार्टी भी कहीं मुद्दों पर साइलेंट रहती है, आपके नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी साइलेंट रहते हैं, लेकिन नीरज शर्मा नहीं मुखरता से उठाते। देखिए मैंने 8 सितंबर 2019 को अपने पूज्य पिताजी की समाधि पे कसम उठाई थी कि मैं आज से पहले का जो भी नीरज शर्मा है वो मर गया है जी। आचार व्यवहार चरित्र खान पीन, मैंने कहा सब गलतियों की माफ़ी दे दो। आज के बाद मैं NIT 86 की नाक नहीं कटवाऊंगा, लोगों का मस्तिष्क नीचे नहीं होने दूंगा। अरे मरना तो एक दिन है, 50 की उम्र होगी हमारी, कितने साल और जीना। कभी धमकी आती है? मेरे को ना डायरेक्ट कोई नहीं देता धमकी, इनडायरेक्टली आपके चाहने वालों को, परिवार वालों को कहा जाता है शर्मा जी को थोड़ा ठंडा हाथ रखें। वो इस तरीके से कहते हैं भाई साहब इनकी तो बड़ी तगड़ी लॉबी होती है, आपने नाम क्यों ले दिए जी, पूरे देश में बैचमेट होते हैं, आपका ये हो जाएगा। मैं एक ही बात कहता हूँ, मैंने कहा मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ जी, मैं ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ नहीं हूँ, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ? मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ। राम जी की कथा करता हूँ। जब राम प्रभु ने बाली को तीर मारा तो बाली ने प्रश्न किया था राम प्रभु से, कवन नाथ का दोष हमारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। तो श्री राम प्रभु ने कहा कि नहीं, तुम बैरी नहीं हो जी। देखिए तुम्हारे कर्म बैरी हैं। जी जी। कर्म, आपने कर्म ऐसे करे
राम जी ने व्याख्या करी है, बाबा तुलसीदास जी ने, कि ये 4 व्यक्ति, जिसमें भाई की घरवाली, भांजी, बेटी, मित्र की पत्नी, इनके पर कोई कुदृष्टि डालता है तो इनको मारने से कोई पाप नहीं व्यापता। तो मैं कोई व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ, मैं व्यक्ति के कर्म के खिलाफ हूँ, मैं भ्रष्टाचार के आप इतने मुखर हैं, खुलकर अपनी बात रखते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे अपनी पार्टी, उसके खिलाफ भी आप खुलकर बोलते हैं। वजह क्या है? कहीं ना कहीं दबी जुबान में लोग कहते हैं कि कहीं नीरज शर्मा अपनी ही पार्टी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और जो बड़े नेता हैं उनको क्रॉस करना चाहते हैं, ये एक वजह तो नहीं? मैं एक बात बताऊँ, मैं कुछ नहीं कहता, सब प्रभु की कृपा है। अभी मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ जी, अगले क्षण मुझे भी नहीं पता मैंने क्या कहा। जी। देखिए ये प्रभु राम जी मेरे से करवाते हैं। हमने राम कथा करी 9 दिन जी, मैं 22 घंटे बोलाऊंगा। कसम से आप मेरे को बोलोगे ना सीट पे से उतर के कि नीरज शर्मा तू 22 मिनट बता दे क्या बोला, नहीं बता पाएंगे। देखिए ये बात है कि रामायण की चौपाइयों के माध्यम से शर्मा जी अपनी बात रखते हैं, प्रमुखता से, मुखरता से अपनी बात कहते हैं। काली भेड़ क्या आज तक मिल पाई है नीरज शर्मा को? देखो जी, मेरे को तो नहीं मिली, सबको इकट्ठी मिलेगी, सबको मिलेगी। डिमांड है मेरी काली भेड़ के पता लगना चाहिए। देखो काली भेड़ का सहयोगी तो पता है सबको, हमारे प्रभारी हैं जी, विवेक बंसल जी, क्योंकि वो हकीकत नहीं बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग कहते हैं बात के संगठनात्मक काफी कमजोर है, एक समन्वय नहीं है कांग्रेस में, वो बात नहीं, सत्य ऐसा है? कुछ भी नहीं है, समन्वय भी है। कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र एक मजबूत तरीके से है। जी, भाजपा में क्या है, लोग घुट घुट के मर जाते हैं। तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो चुनाव होना था उसको फिर से टाल दिया गया है? पहले टाल भी नहीं लंबी दिया, था। टाल नहीं दिया गया। देखिए बीच में इलेक्शन आ गए, कोरोना रहा और कई मुद्दे आ गए। मैं भी एक स्टेट का APRO हूँ जी, कई स्टेटों में प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। जब स्टेटों में प्रक्रिया पूरी होगी, हमारे PCC डेलीगेट बन जाएंगे या ICC मेंबर बन जाएंगे, उसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो चुनाव बहुत होगा। लंबी प्रोसेस क्यों नहीं, वो करती जा रही है? समय इतना पूरे इंडिया का चुनाव है। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को नुकसान होगा इस सब डिले होने से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। जब देश की जनता चाहेगी सब चीज़ ठीक होगी। चलिए विधायक जी, एक आखिरी में एक सवाल रहेगा मेरा आपसे कि आप मुखरता से विधानसभा में मुद्दे उठाते हैं, भ्रष्टाचार पर आपका फोकस रहता है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उन पर कटाक्ष करते हैं, उन पर जांच आप बैठाने की बात करते हैं। ये सब कार्रवाई करते करते कहीं आपके NIT के मुद्दे हैं, आपके फरीदाबाद के जो मुद्दे हैं, आम जनमानस के जो मुद्दे हैं, वो कहीं छूट तो नहीं जाते? बिल्कुल नहीं छूटते। मेरे हर मुद्दे में कहीं ना कहीं मेरी सियासी जुड़ी हुई है। 200 करोड़ का मुद्दा है, आज विकास नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? भ्रष्टाचारी पैसे खा गए। जी, और जो मेरे काम होने वाले होते हैं वो रिपोर्ट कार्ड में डेली देता हूँ अपनी डेयरी के माध्यम से, आज मैंने ये किया, आज ये नहीं किया। दूसरा, जब चुनाव आएंगे पूरा रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के आगे आऊँगा। मेरी NIT 86 की एक समस्या ऐसी नहीं है जो सरकार के नुमाइंदे ये कह सके कि नीरज शर्मा ने हम तक नहीं बताई। एक एक गली की समस्या। संतुष्ट है जनता आपसे? देखो ये तो चुनाव में पता आप तो लगेगा। जनता के बीच रहते हैं, जाते रहते हैं। ये चुनाव में पता लगेगी जी, जनता किस मुद्दे पे वोट दे दे और किस मुद्दे पे वोट ना दे। जी, ये कोई मैकेनिज्म नहीं बना। मैकेनिज्म हमारे यहाँ क्या है, जनता की संतुष्टि या संतुष्टि का सिर्फ और सिर्फ वोट। जी, बाकी मुझे इतना पक्का विश्वास है, मुझे जनता पहले से ज़्यादा प्यार देगी। पहले मुझे 61,000 लोगों ने प्यार दिया था, आज की तारीख में मैं समझता हूँ नीरज शर्मा के साथ उसकी एक बिंदी और जुड़ चुकी है। और आप विधानसभा में छोड़ो, आप चंडीगढ़ किसी अफसर के यहाँ चले जाओ, वो डेली 100 फाइल साइन करता होगा ना, एक कागज़ नीरज शर्मा का जरूर होता होगा। जी, जी, ऐसा कोई डेवलपमेंट वाला महकमा नहीं है, चाहे चीफ सेक्रेटरी ऑफिस हो, PSCM ऑफिस हो, CPSCM ऑफिस हो, APSCM ऑफिस हो, मुख्यमंत्री OSD हो, लोकल बॉडी हो, टाउन कंट्री प्लानिंग हो, पब्लिक हेल्थ हो, PWD हो, एजुकेशन हो, रेवेन्यू हो, पावर हो, जिसके अंदर एक कागज़ नीरज शर्मा का ना हो। फिर जो हम विधानसभा में मुद्दे उठाते हैं, हमारे एश्योरेंस कमेटी में जाते हैं, हर हफ्ते की मीटिंग में एक ना एक नीरज शर्मा नीरज शर्मा लगे रहते हैं। मैं भाई साहब बिल्कुल शांत जी, जी। बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। प्रभु ने बहुत ताकत दी है और अपनी जनता के लिए। जब मैंने अपने प्राणों की चिंता नहीं कर रहा हूँ, अपने पैरों में जख्म ले लिए, किसके लिए? जनता के लिए। तो लिए मेरा कोई व्यक्तिगत हित तो था नहीं, मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ तो था नहीं, और जनता मुझे बहुत भरपूर प्यार करती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कंचन टीवी से बात करने के लिए। नीरज शर्मा थे, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, रामायण की चौपाइयों के माध्यम से वो बात बता पाते हैं। भ्रष्टाचार को इनसे दुश्मनी है या इनको भ्रष्टाचार से दुश्मनी है, क्योंकि लगातार लगे रहते हैं। अब देखना होगा कि पंचकुला में जो आउटसीज के जो प्लॉट आवंटन का घोटाला हुआ है वो कहां तक जाता है। क्या अब इस वीडियो के बाद
इनके मुद्दा उठाने के बाद क्या मुख्यमंत्री की बात सुनी जाएगी, सीबीआई जांच में उठाई जाएगी और अपराधियों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कंचन टीवी के लिए। मैं यशपाल कंचन।